नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 इतिहास अध्याय 2 में पशु चारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर जिसका नाम था मारी नगर के बारे में हम अध्ययन है वो करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने शहरी जीवन, शहरी समुदाय आदि के बारे में अध्ययन है वो किया था। तो पशु चारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला था। और आपने देखा होगा कि मारी नगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहाँ खेती की पैदावार भरपूर होती थी, बल्कि वह फरात नदी की ऊर्ध्व धारा पर है वो स्थित है। जो मानचित्र 2 में दर्शाया गया है, इसी तरह पेज नंबर 41 पर मानचित्र 3 में विभिन्न रंगों का प्रयोग करके यह दर्शाया गया है कि इस ऊपरी क्षेत्र में खेती और पशुपालन साथ साथ चलते थे। मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों ही तरह के लोग होते थे, लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए ही काम में लिया जाता था। तो ये बता रहे हैं कि वैसे तो जो मारी राज्य था उसमें किसान और पशुचारक दोनों ही तरह के लोग रहते थे, लेकिन यह प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरियां चराने के लिए ही काम में लिया जाता था। पशुचारकों को जब अनाज, धातु के औजारों आदि की जरूरत पड़ती थी, तब वे अपने पशुओं तथा उनके पनीर, चमड़ा, मांस आदि के बदले चीज़ें प्राप्त करते थे। अर्थात जब पशुचारकों को अनाज, धातु के औजारों आदि की ज़रूरत पड़ती थी, तब वे अपने पशुओं तथा उनके पनीर, चमड़ा तथा मांस आदि के बदले में ये चीज़ें प्राप्त करते थे। बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी। अर्थात पशुओं के बाड़े में जो रखे जाने वाले पशु होते थे, उन पशुओं के गोबर से बनी हुई जो खाद होती थी वह भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी। फिर भी किसानों तथा गडरियों के बीच कई बार झगड़े हो जाते थे और गडरिये कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजार कर ले जाते थे, जिससे किसानों की फसल को नुकसान पहुंचता था। और ये गडरिये खाना बदोश होते थे और कई बार किसानों के गांवों पर हमला बोलकर उनका इकट्ठा किया गया माल भी लेकर के वो जाते थे। तो देखिए, पशुचारकों को जब अनाज, धातु के औजार आदि की ज़रूरत पड़ती थी, तब वे अपने पशुओं के पनीर, दूध, दही, मांस आदि के बदले प्राप्त करते थे। इसके अलावा बाड़े में जो पशु रखे जाते थे और बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी। फिर भी किसानों तथा गडरियों के बीच कई बार झगड़े हो जाते थे। गडरिये कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजार कर ले जाते थे
जिससे किसान की फसल को नुकसान पहुंचता था। ये गडरिये खाना बदोश होते थे और कई बार किसानों के गांवों पर हमला बोलकर उनका इकट्ठा किया गया माल है वो लूट लेते थे। वहीं दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता था कि बस्तियों में रहने वाले लोग भी इन पशु चारकों का रास्ता रोक देते थे और उन्हें अपने पशुओं को नदी नहर तक नहीं ले जाने देते थे। अर्थात दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता था कि बस्तियों के लोग हैं वो इन पशु चारकों का रास्ता रोक देते थे और इन्हें अपने पशुओं को नदी नहर तक नहीं लेकर भी जाने देते थे। इस तरह दोनों के बीच में विरोधाभास है वो चलता रहता था। मेसोपोटामिया के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलेगा कि वहाँ के कृषि से समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर समुदायों के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे और ये गडरिये गर्मियों में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र के बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियां ले आते थे। ये समूह गडरिये फसल काटने वाले मजदूरों अथवा भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे और समृद्ध होकर यहीं बस जाते थे। उनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन स्थापित करने की शक्ति भी प्राप्त कर ली थी और ये खाना बदोश लोग अक्दी, एमोराइट, असीरिया और आर्मेनियन जाति के थे। आगे विषय 5 में इन पशु चारक समाजों के बारे में हम विस्तार से हैं वो पढ़ेंगे। तो देखिए, मेसोपोटामिया के इतिहास पर हम नज़र डालें तो पता चलेगा कि वहाँ की कृषि से समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर समुदायों के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे और ये गडरिये गर्मियों में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र के बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियां लेकर के इनको आते थे और ये समूह गडरिये फसल काटने वाले मजदूरों अथवा भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे और समृद्ध होकर यहीं बस जाते थे और उनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन स्थापित करने का भी या शासन स्थापित करने की भी शक्ति प्राप्त कर ली थी और ये खाना बदोश लोग अक्दी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मेनियन जाति के थे। अब देखिए, मारी के जो राजा थे, मारी नगर के जो राजा थे वे एरोमाइट समुदाय के थे। मारी नगर के जो राजा हैं वो कौन से समुदाय के थे? एरोमाइट समुदाय के थे। उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती थी और उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डेगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया था। अर्थात उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डेगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर बनवाया था। इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदायों के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी और संभवतः विभिन्न जातियों और समुदायों के लोगों के परस्पर मिश्रण से ही वहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई थी। अर्थात मेसोपोटामिया का समाज और वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदायों के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी
और संभवतः विभिन्न जातियों तथा समुदायों के लोगों के परस्पर मिश्रण से ही वहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई थी। अब यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें एक योद्धा अपने हाथों में एक लंबा भाला और एक खपची की ढाल पकड़े हुए हैं। एमोराइट लोगों की एक खास किस्म की पोशाक भी आप देख सकते हैं, सुमेरियन योद्धा की पोशाक से भिन्न होती थी और यह चित्र सीपी पर उकेरा गया था। यहाँ पेज नंबर 43 में इस मारी नगर के विशाल राजमहल, भवन, चित्रकारी, आंगन आदि के बारे में जानकारी है वो मिलती हैं। मारी एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था और जहाँ से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा और अन्य कई किस्मों का माल नावों के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया, लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच ले जाया जाता था। मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण है। दक्षिणी नगरों को घिसाई पिटाई के पत्थर, चक्कियाँ, लकड़ी और शराब तथा तेल के पीपे ले जाने वाले जलपोत मारी में रुका थे और उसे आगे बढ़ने की इजाज़त देने से पहले उसमें लदे माल की कीमत का लगभग 10% प्रभार भी वसूल किया जाता था और जो एक विशेष किस्म की नौकाओं में आता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप अलाशिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिलता है और यह द्वीप उन दिनों में तांबा और टीन के व्यापार के लिए बड़ा ही मशहूर था। परंतु यहाँ रांगे का भी व्यापार होता था क्योंकि कांसा औजार और हथियार बनाने के लिए एक मुख्य औद्योगिक सामग्री थी, इसलिए इसके व्यापार का बहुत महत्व था। इस प्रकार यद्यपि मारी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, परंतु व्यापार और समृद्धि के मामले में वो अद्वितीय था। तो इस तरह से पशु चारक क्षेत्र मारी में भी जो मारी व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया था। धन्यवाद।